हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस पार्ट में हम पूरा रिफ्लेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन सेकेंड पार्ट में हम रिफ्रैक्शन को भी आगे पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम अंत में समझेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे अगर हम किसी अंधेरे रूम में रहें यहाँ पे, तो इस रूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये अंधेरा है। लेकिन इसी रूम के बाहर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट पड़ रही हो, तो हम इस अंधेरे रूम से भी हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट पड़ रहा है। तो बस यही है कि लाइट क्या होता है, तो ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उस ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ता है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर हम लाइट के प्रॉपर्टी का बात करें तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, एकदम सीधा ट्रेवल करेगा ये। नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडो। लाइट ऑब्वियसली शैडो बनाता है। आगे दिया गया लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट डुअल नेचर का होता है, दैट इज़ वेव और पार्टिकल इन नेचर्स के लाइट होते हैं। आगे दिया गया है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब हो गया कि इनका कोई मीडियम नहीं होता है। सो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इस वजह से लाइट को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट आगे है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज़ एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की अगर हम स्पीड का बात करें वैक्यूम में यानी कि एयर में, तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपको याद रखना है। लाइट जब किसी सरफेस में पड़ती है तो वो जो सरफेस है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो कोई पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस होगा, तो वहाँ पे हम जानेंगे कि वो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। जैसे कि ये मान के चलो एक पॉलिश्ड सरफेस है, तो जैसे ही यहाँ पे लाइट आई तो यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ती है, क्योंकि सरफेस का सेकेंड टाइप है, लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ती है, जैसे कि सपोज करो कि ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो यहाँ पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो ऑब्वियसली जो लाइट है वो आर पार हो जाएगी। दैट इज़ वहाँ पे हम रिफ्रैक्शन को लेके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम रिफ्लेक्शन को लेके पूरा समझने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ पॉलिश्ड और शाइनी ऑब्जेक्ट। जब किसी शाइनी या फिर पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट इस तरह से आती है और पड़ती है, पड़ने के बाद ये क्या होता है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी बाउंसिंग बैक हो जाती है। ठीक है, बाउंस यानी स्ट्राइक करने के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई इस तरह से लाइट रेज आया, ठीक है, कोई लाइट रेज आया, देन किसी भी शाइनी या फिर पॉलिश सरफेस से ये जैसी टकराएगी यानी कि स्ट्राइक करेगी, देन ये इस तरह से बेंड हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज का बात करें तो इसके दो लॉज हैं। एक लॉज को यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यानी कि जो इंसिडेंट रे होगा उसमें जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसमें से जो एंगल बनेगा तो वो दोनों ही एंगल इक्वल होगा। दैट इज़ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जैसे अगर हम इस वाले फिगर से समझने का कोशिश करते हैं, सपोज करो कि ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं ये एक सरफेस समझ लो, नहीं समझ में आएगा प्लेन मिरर अभी। तो ये एक सरफेस है, यहाँ पे हमने एक पॉलिश कर दिया है, ठीक है, या फिर ये शाइनी एक सरफेस है। तो एक लाइट रेज सपोज करो यहाँ से ऐसे आया, हम यहाँ पे एक इस तरह से नॉर्मल बनाते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है, एकदम सीधा होता है। तो लाइट रेज यहाँ से ऐसे आया, देन यहाँ पे जैसे ही सरफेस में टकराया जो कि ये पॉलिश्ड है, तो अभी हम सीखे कि पॉलिश्ड सरफेस से जब भी वो टकराएगा तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होता है तो इस नॉर्मल के इधर जो एंगल बनेगा और इस नॉर्मल के इधर जो एंगल बनेगा, दैट इज़ वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे था, इस वजह से ये एंगल आई हो गया। ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस वजह से ये एंगल आर हो गया। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज फर्स्ट लॉस।
ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अगर हम सेकेंड लॉ का बात करें तो इसमें दिया गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन पे लाइज होता है। यहाँ पे आप देख ही सक रहे हो कि ये तीनों क्या है, ये देखो ये तीनों नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाइज हो रहा है। ठीक है, तो बस यही है। चलो नेक्स्ट आगे के चीज़ों को हम समझते हैं। सो आगे हमें पढ़ना है मिरर के बारे में, और मिरर का जो यूज किया जाता है वो स्टडी रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए किया जाता है। रिफ्लेक्शन के स्टडी के लिए मिरर का यूज़ हम करते हैं। अगर हम मिरर के टाइप का बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब आगे दिया गया है कि स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड देन कॉन्वेक्स मिरर। तो इनको बाद में समझेंगे, पहले हम प्लेन मिरर को समझ लेते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको जान लेते हैं, वरना आपको जो भी चीज़ें आगे समझ में हो सकता है नहीं आए। सो व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होता है? तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। जब कभी दो लाइट रेज या तो सचमुच का मीट कर रहे होंगे या फिर ऐसा महसूस होगा कि दोनों मीट हो रहे हैं, दैट इज़ इमेज। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक लाइट रेज आया, ठीक है, इस तरह से, और एक लाइट रेज ऐसे आया, तो यहाँ पे क्या एक एक्चुअली मीट हुआ, तो इसको हम इमेज करेंगे, कहेंगे इस पॉइंट को जहाँ पर भी दो लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट करे या फिर ऐसा महसूस होगा कि हाँ उस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ इमेज। आगे इसके एग्जाम्पल को अभी हम आगे और समझने वाले हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो इमेज इज़ टू टाइप्स, दैट इज़ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? तो इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हैं, जैसे यहीं पे हम देखे थे, ये जो यहाँ पे मीट हुआ वो एक्चुअली में मीट हुआ, दैट इज़ रियल इमेज। ठीक है, जब भी लाइट एक्चुअली मीट करे, सचमुच का मीट करेगा, तो उसको हम कहेंगे रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, ऐसा महसूस होगा, एक हम इमेजिन करेंगे कि हाँ इस पॉइंट पे ये दोनों रेज जो है लाइट रेज वो मीट कर रहे होंगे। ठीक है, दैट इज़ वर्चुअल इमेज। जब आगे हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। यहाँ पे बस अभी आप ये समझो कि इसमें क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं, जो भी दो रेज आएंगी वो एक्चुअली मीट करेंगी, और ये इसमें क्या होगा वर्चुअल इमेज में कि वो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वो हम एक इमेजिन करके मीट करेंगे, यानी कि ऐसा महसूस होगा कि वो किसी एक पॉइंट पे दोनों लाइट रेज मीट कर रही होंगी। अच्छा, इसमें दिया गया है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिनेमा हॉल में आप देखते होंगे कि जो रेज होते हैं वो किसी स्क्रीन पे वो आते हैं, जबकि जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो स्क्रीन पे नहीं आएंगे। अच्छा, ये जो होते हैं रियल इमेज वो हमेशा इन्वर्टेड होंगे, तो हमेशा आप देखोगे कि रियल एंड इन्वर्टेड लिखा हुआ बहुत जगह पे आएगा, और वर्चुअल जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। इन्वर्टेड दैट मीन्स कि उल्टा, ठीक है, उल्टा, और वर्चुअल यानी इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी। ठीक है, इरेक्ट यानी कि सीधी। सो रियल का मतलब हो गया कि सच में, यानी कि वास्तविक, एक सच में जो रेज होंगे वो मीट करेंगे, एंड वर्चुअल का मतलब कि ऐसा महसूस होगा कि मीट कर रहे होंगे, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और इरेक्ट का मतलब सीधा। ठीक है, जो इमेज बनेंगी वो सीधा बनेगी। इसमें जो इमेज बनेगा, किसका इमेज बनेगा? किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा या तो उल्टा बनेगा। सीधा बनेगा तो इरेक्ट, उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड, सिंपल। ठीक है, चलो आगे हम प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा प्लेन मिरर का? सो ये एक प्लेन मिरर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, प्लेन मिरर एकदम सीधा होगा, याद रखना। आगे हम जब स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे, जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे, तो इस तरह से टेढ़ा होगा। फिलहाल प्लेन मिरर रहेगा तो एकदम सीधा आप ड्राइंग करना। जैसे कि हम लोग के घर में शीशा वगैरह जो होता है वो प्लेन मिरर ही है, जो मिरर हम लोग के घर में रहता है वो प्लेन मिरर है। सो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, अब यहाँ से हम एक लाइट रेज पास करेंगे इस मिरर में। सो यहाँ से एक लाइट रेज ऐसे आया, ठीक है, तो रूल याद रखना कि जैसे ये प्लेन मिरर से टकराता है, ये उसी डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्राइक होके उसी डायरेक्शन में फिर वो चला भी जाता है। तो ये फर्स्ट रूल है, इसको याद रखना। और एक रूल ये भी याद रखना कि ये यहाँ पे जब आता है, जो कि हम ऊपर में ऑलरेडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, इसको आप अगर एक सरफेस समझ लो, ऐसे भी ये एक क्या है, मिरर है, और ये इसको समझ लो एक नॉर्मल है।
तो ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे टकराएगा, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्ट रे था। तो यहाँ पे ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वो एंगल आई बनाएगा और एंगल आर बनाएगा। एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। तो इसको याद रखना कि हमेशा कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे जो ये रेज गए हैं और यहाँ पे ये जो लाइट रेज गए हैं, ये आपस में कहीं मीट नहीं करेंगे, और मीट नहीं होगा तो फिर इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे? क्योंकि इमेज में अभी हम डेफिनेशन में पढ़े कि वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइट रेज या तो सचमुच का मीट करे या फिर अपीयर करे, महसूस होगा कि मीट हो रहा होगा। तो ये इधर मीट नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये ऐसा महसूस होगा कि ये इधर आएगा इस तरह से, और ये हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये कुछ इस तरह से आगे इस तरह से बढ़ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मीट हो गया, तो बस यहीं पे इमेज बना। सो यहाँ से अगर हम इस तरह से ड्राइंग कर दे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये देखो इसका इमेज ऐसा हुआ। इमेज सीधा बना यानी कि जो है वर्चुअल बना। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। वर्चुअल यानी कि यहाँ पे हमने एक कल्पना किया, एक इमेजिन किया कि ये इमेज यहाँ पे बन रहा होगा तो वर्चुअल बना। और यहाँ पे अगर वर्चुअल बना है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या, एक सीधी लाइन है। ये एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन रहेगी तो दैट मीन्स कि वो क्या है, इरेक्ट है। और हमेशा याद रखना कि ये जो राइट साइड आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस मिरर के राइट साइड में, चाहे वो प्लेन मिरर होगा या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा, तो राइट साइड वाला हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा और लेफ्ट साइड वाला हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा। ये हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। अब यही वाला फिगर जो है देख लो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे ये इमेज बना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। आगे इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हम लिख दिए हैं। देखो ये नोट्स आपके बहुत काम का है, तो जो भी चीज़ अभी मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिख लो, या फिर अभी नहीं लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करके रख लो, बाद में आप लोग लिख लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इस नोट्स में दी हुई है, जिससे कि आप बाद में कभी भूल भी जाओ, पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिया गया कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो मीट नहीं करेंगे। इस वजह से हम ऐसा इमेजिनेशन किए, एक कल्पना की, ऐसा महसूस हुआ कि ये दोनों यहाँ पे मीट हो रहे होंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट में मीट हो रहे होंगे। अब चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। फॉर्मेशन तो हमने देख लिया। अगर हम इसके नेचर का बात करें तो अभी हम देखें कि ये वर्चुअल था और इरेक्ट था। अगर हाइट ऑफ द इमेज का बात करें तो, अगर इमेज का हाइट का बात करें तो देखो यहाँ पे जो हाइट आपको दिखाई दे रहा है सेम वही हाइट है ना, तो सेम हाइट है। ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा इमेज का उतना ही हम लोग का हाइट हो जाएगा। सो वही चीज़ यहाँ पे है, इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आपके घर में जो मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हो, फिर इधर भी खड़े हो, तो जितना बड़ा जितना दूर में आपका इधर का डिस्टेंस होगा इतना ही दूर में इधर का डिस्टेंस होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कि आपका जो भी हाइट होगा इधर वाले हाइट्स के इक्वल होगा। ठीक है, और ये आपको सीधा ही यहाँ पे दिखाई देगा, वर्चुअल दिखाई देगा और इरेक्ट दिखाई देगा। मतलब कि इरेक्ट यानी कि सीधा। ठीक है, ये उल्टा नहीं, ऐसा नहीं कि आपका पैर ऊपर दिखाई दे रहा हो और मुंडी नीचे दिखाई दे रहा हो, ऐसा तो होता है नहीं, हमें सीधा दिखाई देता है। तो सीधा दिखाई देना दैट इज़ वर्चुअल, और इरेक्ट दैट इज़ इरेक्ट, सीधा दिखाई देना दैट इज़ इरेक्ट, सीधी। हाइट ऑफ द इमेज हम देख ही लिए कि इक्वल होता है, जितना हम अपने हाइट को देखते हैं इमेज में उतना ही बड़ा हाइट रहता है। अच्छा, पोजीशन बिहाइंड सेम डिस्टेंसेज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस था, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा। इधर अगर 5 सेंटीमीटर है इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में लिख भी दिया है, इसको हम लेटरल इन्वर्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई लेफ्ट चीज़ को हम राइट में देख पाते हैं, या फिर राइट वाली चीज़ जो है वो लेफ्ट साइड में दिखती है। अपने आईने में भी आपने देखा होगा, ऐसा महसूस भी क्या होगा कि आप अगर अपना राइट हैंड को ऊपर करते होगे तो ऐसा महसूस होता होगा आईने में कि मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो लेटरल इन्वर्सन का मतलब यही हो गया कि लेफ्ट वाली कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज में वो राइट के अनुसार बिहेव करेगा और राइट वाला लेफ्ट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइफ लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट लाइफ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसका जो यूज़ होता है वो एम्बुलेंस में हमें देखने को मिलता है। एम्बुलेंस में वो सीधा सीधा एम्बुलेंस नहीं दिखाई देगा आपको, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जब आप उसको एक मिरर से देखोगे तो वही उल्टा चीज़ आपको सीधा दिखाई देगा। ओके, तो इसका यूज़ एम्बुलेंस में होता है लेटरल इन्वर्शन का।
चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग, जो कि है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम लोग का ख़त्म हो चुका है। सो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल यानी कि स्फेयर की तरह होगा, ये एक बॉल की तरह। तो ये एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं ये समझने वाली बात है। तो हम जानते हैं कि ये सेंटर होता है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लिया गया है। देन यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो रेडियस होता है। ऐसे भी हम सर्किल में पढ़े हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो आर होता है, यानी कि रेडियस होता है, पूरा डायमीटर होता है। तो पूरा यहाँ पे डायमीटर को हमें नहीं समझना है, हमें समझना है यहाँ पे रेडियस को लेके, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इनफैक्ट बोल सकते हो, याद रखना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे इस पी को बोला जाता है पोल। यहाँ तक का जो दूरी होता है वो रेडियस होता है, यानी कि आर होता है। और सी और पी के मिड पॉइंट में एक पॉइंट हम लेते हैं जो कि फोकस ये कहलाता है। और इस फोकस से इस पोल का तक का जो दूरी होता है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, डेट इज फोकल लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक का जो भी फोकल लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी फोकल लेंथ वही होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। यहाँ पे एक एफ हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक एफ हो गया, तो एफ एफ मिलके कितना एफ होगा, 2f। तो ये न्यूमेरिकल में भी आपका काम देगा। यहाँ से इस तरह से भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल में आपका काम देगा। अच्छा, ये जो m और n है ना, यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो दूरी है इसको कहा जाता है अपर्चर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को अपर्चर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ हमने लिख दिया है। पोल समझ में आप लोग को आ गया होगा, ये वाला पोल है। फोकस समझ में आ गया होगा कि सी और पी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो भी पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का, वही फोकस है। रेडियस समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का दूरी। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला है। फोकल लेंथ पता चल गया कि एफ और पी का दूरी। अपर्चर समझ में आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज अपर्चर। r इज इक्वल टू 2f होता है। एंड सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो स्फेरिकल मिरर में सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई होंगी। अब स्फेरिकल मिरर्स में हम यहाँ आगे देखते हैं, जो कि हम यहाँ पे 2 टाइप्स को देखेंगे, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर कर्व्ड। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज होती हैं वो कर्व टाइप में ऐसे होती हैं, ठीक है। तो एक तो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, पता होगा, ठीक है, केव का मतलब गुफा। तो जैसे यहाँ पे हम इसके अंदर में से घुस रहे हैं, ठीक है, गुफा की तरफ, तो यही कहेंगे कॉनकेव, ठीक है, केव। इसमें क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर हम जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि ये आउटवर्ड होता है। इनके जो कर्व्ड होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो कर्व्ड होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं, इधर की तरफ। तो कॉनकेव मिरर दैट इज इनवर्ड कर्व्ड एंड कॉन्वेक्स मिरर दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड। एक चीज़ यहाँ पे और देख लो, ये भी दिया गया है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उनको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो भी लाइट रेज आती हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। जबकि इनको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि इनमें जो लाइट रेज आती हैं वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, जो रेज होती हैं वो दूर जाती हैं। ओके, चलो आगे हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे स्फेरिकल मिरर में। सो रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर के रूल्स को समझेंगे कि किस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन को करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर को करने से पहले उनके 4 रूल्स हैं, उनको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे एक एक करके उन रूल्स को समझते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस दैट मीन्स कि ये सपोज करो कि यहाँ से कोई एक रे आया इस तरह से, देन यहाँ पे जैसे ही इस कॉनकेव मिरर से ये टकराएगा, इस फोकस से होके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोकस से होके रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से आया और फोकस से इस तरह से होके ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये वाला रे आप बोल सकते हो कि ये इंसिडेंट रे है और ये वाला रे हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ओके, चलो सेकेंड रूल को देखते हैं। सेकेंड रूल में दिया गया है कि अगर कोई रे फोकस से इस तरह से पास हो रहा है, कोई रे अगर फोकस से पास हो रहा है, देन ये इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चाहे रे इधर की ओर आए इस तरह से, या तो रे ऊपर की ओर भी जा सकता है, जैसे ऐसे गया रे,
ठीक। तो यहाँ से जैसे ही टकराया इस मिरर से, देन ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इसमें इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। फोकस से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, देन ये फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हो, ऊपर से भी ये इस तरह से हो सकता है, नीचे से भी इस तरह से हो सकता है। चलिए 2 रूल हमने देखा, थर्ड रूल को देखते हैं। थर्ड रूल में दिया गया है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो ये उसी डायरेक्शन से फिर वापस भी चला जाता है। ठीक है, फिगर यहाँ पे दिया गया है। एंड फोर्थ रूल में दिया गया है, जो हम ये ऑलरेडी ऊपर में पढ़े हैं, प्लेन मिरर में भी पढ़े, रिफ्लेक्शन के लॉज में भी पढ़े, कि सपोज करो कि ये एक मिरर यहाँ पे है, तो यहाँ से इस फुट में अगर कोई आता है रे, ठीक है, इस फुट में कोई अगर रे आता है, दैट इज़ अगर हम इसको यहाँ पे एक मिरर समझ के इसको अगर हम एक नॉर्मल समझे, देन यहाँ से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से इस नॉर्मल से जो ये एक एंगल बनाएगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से जो एक एंगल बनाएगा, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जो एक यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, देखिए दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें भी क्या होगा, वही एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है, इसकी डायरेक्शन ऐसी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को ऐसे कर लेना। ये लाइट इधर से आया, इधर चला गया। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी ये ला सकते हैं, इधर ही ऐसे भी चला जा सकता है। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलो रूल समझ में आ गया होगा। अब हम रे डायग्राम देखेंगे एक एक करके कॉनकेव मिरर का। देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट में दिया गया है कि द इमेज विल ओनली फॉर व्हेन 2 और मोर रेज मीट्स एट अ पॉइंट। इमेज तभी फॉर्म हो सकती है जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा रेज किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। अब किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं होगा तो इमेज कैसे फॉर्म होगा? इमेज का डेफिनेशन ही हम ऊपर पढ़े कि किसी एक पॉइंट पे मीट होना। तो चलो यहाँ पे एक एक करके हम 6 केसेस को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग 6 केसेस को लेके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट केस में जो भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्वियसली हमें इसमें क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट रखना है। इसमें हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस में। एक एक करके हम रखेंगे। जैसे पहले रखेंगे हम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को, देन सी के इधर रखेंगे, इसके बाद हम सी पर रखेंगे, नेक्स्ट सी और एफ के बीच में रखेंगे, इसके बाद इस एफ में रखेंगे और लास्ट में एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 केसेस निकले। तो बस इन्हीं 6 को हमें अभी इमेज फॉर्मेशन करके दिखाना है। तो फर्स्ट वाले में हम कहाँ पे रख रहे हैं? इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो। ठीक है, यहाँ से आएगा। जैसे रूल हम बता चुके हैं कि लाइट रेज आया, देन ये पैरेलल आता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होके पास होता है। ठीक है, इस तरह से। या फिर ये यहाँ से आया तो फिर ये फोकस से होके इस तरह से पास होगा। कहीं से भी आप ले आओ, ये आएगा और फोकस से इस तरह से पास हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जितनी भी रेज आएंगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो इस फोकस पे ही ये आके मीट करेंगी, इस फोकस पे आके मीट कर रही होंगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से आया ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ से आया फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ से आया ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से आया ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो हमें इमेज मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? इस वाले पॉइंट में, यानी कि एफ में। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो पोजीशन अगर हम बात करें सबसे पहले कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो एफ में है। इमेज यहीं बना, जहाँ पर भी वो डॉटेड वाला आपको मिलेगा, ठीक है, दैट इज इमेज, वहीं पे इमेज बनेगा। तो एफ में मिला। आगे अगर हम नेचर का बात करें तो पहले मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जो मिरर होगा वो मिरर का इस साइड वाला हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा और इस साइड वाला हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो ये इस साइड में बन रहा है, दैट इज रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट देखो एकदम छोटा दिखाई दे रहा है, पॉइंट साइड दिख भी नहीं रहा है, बहुत बहुत छोटा है ये, दैट इज पॉइंट साइज, या फिर इसको हम डिमिनिश्ड भी लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड हमें करना है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब हमें सी के बगल में इधर रखना है। ठीक है, तो इमेज को हम सी के बियॉन्ड रखना है, इधर रख रहे हैं इस तरह से। तो वही रूल हमें फॉलो करना है। हम यहाँ पे इस तरह से एक रेज को लाएं, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से स्ट्राइक करेगा और फोकस से इस तरह से पास होगा। हमें 2 लाइट रेज लानी है। तो फर्स्ट लाइट रेज हम यहाँ पे लाए
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएं और फोकस से वो पास हो गया, जो कि हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। रूल हमने ऊपर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे एक जो दूसरा रूल यूज़ किए हुए हैं इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, हम इसके फुट पे इस तरह से एक रेज लाएं, देन ये अब क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो रिफ्लेक्ट हुआ तो दोनों, जो ये रिफ्लेक्टेड रे था और यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे था, ये किस जगह पे मीट कर रहा है, यहाँ पे। तो इमेज यहाँ पे बना, तो यहाँ पे हम लोग की इमेज बन रही है। ओके, हो सकता है कहीं कहीं आप ऐसा भी देखोगे कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करके दिखा सकते हैं, वो हो सकता है फोकस से भी वो पास करके दिखा सकते हैं। तो इनकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप वही चीज़ देख सकते हो कि हम लोग की ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से इस तरह से आया, देन यहाँ से फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से आया इस पोल के पास आने के बाद यहाँ तक जो भी एंगल बनाता है इस नॉर्मल के इधर उतना ही एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे इसको हम एक नॉर्मल एज ए ट्रीट, मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि ये एक नॉर्मल की तरह ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पे इस तरह से बेंड हो गया, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे इस वाले पे पॉइंट पे मीट किया, तो यहीं पे हम लोग की जो इमेज है वो बनी है। सो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं। सो पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। अगर हम इसके नेचर का बात करें तो ऑब्वियसली देखो ये इधर ही है और इधर है, देखो ये उल्टा बना है, दैट इज इन्वर्टेड, और रियल बना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई एजम्पशन नहीं किए, कोई इमेजिनेशन नहीं किए, डायरेक्टली यहाँ पे जो इमेज है वो बन गई है। तो रियल है और इन्वर्टेड है। अगर हम इसके हाइट का बात करें इन कंपैरिजन टू दिस ऑब्जेक्ट, इस इमेज के हाइट का बात करें तो देखो ये हम इससे छोटा दिख रहा होगा। ओके, तो स्मॉल साइज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं थर्ड में दिया गया है ऑब्जेक्ट एट सी। तो यहाँ पे आप देखे थे, अब आगे आ गए हम सी पर। अब सी से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसके इमेज फॉर्मेशन को हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये इस तरह से आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और ये क्रॉस होगा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा फोकस से होके, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन में आप लोग क्या करना है, इसमें ये ऑब्जेक्ट एट सी वाला पे याद रखना कि आप लोग को यहाँ से फोकस से लाना है। ठीक है, और फिर से ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आया फोकस से और देन ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, ये वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे अब पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है। तो इमेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इमेज यहाँ पे बन रहा है। देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वही डायग्राम किया हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया रेज, देन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, फोकस से आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट का जितना भी यहाँ पे हाइट है उतना ही हाइट इमेज का भी है और डिस्टेंस भी यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो कहाँ पे बना है इमेज, तो ऑब्वियसली सी पे बना है, यहाँ पे सी था हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे सी पे बना है। नेचर का बात करें तो रियल और इन्वर्टेड है, इधर है रियल है, वास्तविक में ये बना है। ठीक है, सच में बना है, कोई हम इमेजिनेशन नहीं किए। और इसके उल्टा है, इस ऑब्जेक्ट के ये उल्टा है, तो इन्वर्टेड। हाइट का बात करें तो सेम साइज़ है, जितना साइज़ ये है उतना ही साइज़ ये है। तो बस यही हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो फोर्थ में हम आते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में चलो यहाँ पे हम रखते हैं और समझते हैं। सो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे इस तरह से रखा। वही रूल फॉलो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से पास हो गया। और इसमें भी वही रूल हमें करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे इस पोल पे लाना है और देन अब इस पोल से आएगा और इस तरह से ये टकरा के इस तरह से चला जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बना। ठीक है, पोल पे आया, देन रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चला गया है वो। ठीक है, इस तरह से अब जो इमेज बनेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग को बना के दिखा दे रहा हूँ। ये जो इमेज बनेगा थोड़ा सा दूर में बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, इससे इधर बनेगा। ओके, तो अभी जो इमेज बन रहा है वो सी के बियॉन्ड बन रहा है, सी के बियॉन्ड बनेगा।
यही वाला चीज़ देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा सी और एफ के बीच में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया रे, देन ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। दूसरा में इस लाइट रेज को हम इस पोल के पास ला रहे हैं, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो सी के बियॉन्ड यहाँ पे इमेज बना, यहाँ पे पॉइंट मिला, दैट मीन्स कि जो इमेज बना हम लोग का ये हो गया। तो इस बार अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू इमेज का हाइट को लेके अगर हम बात करें तो धीरे धीरे आप देख रहे होगे कि अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट छोटा हो जा रहा है और ये जो इमेज है इसकी हाइट बड़ी होती जा रही है। जब एकदम इन्फिनिटी में था तो पॉइंट साइज आया, जब इधर आया तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, और इधर आया तो और ये इमेज बड़ा हो रहा है। इसी तरह से हम जितना इसके सामने लाते जाएंगे, ठीक है, अब इस पोल के सामने हम जितना लाते जाएंगे तो इसकी इमेज और दूर होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। ठीक है, चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक दिया है, पोजीशन कहाँ बना तो बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड बना मतलब इस साइड बना। नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड डेड हो जाएगा क्योंकि उल्टा है, और इस साइड में है यानी कि उल्टा है यानी कि इन्वर्टेड है, रियल है क्योंकि ये सचमुच का बना है, इसमें कोई भी हम कल्पना नहीं किए हैं। अगर हाइट का बात करें तो इनलार्ज्ड बड़ा हुआ इससे। ठीक है, इमेज का हाइट बड़ा है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ। एफ पे अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि सी और एफ में हम रख चुके हैं, अब हम एफ में ऑब्जेक्ट रखेंगे। सो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, एफ के पास हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो पैरेलल आएगा और कहाँ से पास होगा, पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और पास होगा फोकस से, तो यहाँ पे फोकस से पास हो गया। देन सेकेंड में हम फिर से इस प्रिंसिपल एक्सिस के इधर एक लाइट रेज लाएं, देन यहाँ से कुछ इस तरह से ये पास होगा। तो इस वाले कंडीशन में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, इधर में आप लोग को ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहेंगे क्योंकि ये बहुत दूर में जाके मिलते हैं, बहुत दूर में जाके मिलेंगे। सो जो इनकी पोजीशन होगी वो इन्फिनिटी होगी, और इधर बन रही है तो ऑब्वियसली ये रियल और इन्वर्टेड होंगे, और जो हाइट होगी वो बहुत बड़ी होगी क्योंकि बहुत दूर में बन रही है, तो हाइट इसकी बहुत बड़ी होगी, दैट इज़ की हाईली इनलार्ज्ड। जो आपका डायग्राम है, जो इमेज फॉर्मेशन है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज थे ये बहुत दूर में जाके मीट करेंगे, जो इमेज बनेगा बहुत दूर में बनेगा, इस वजह से पोजीशन जो इसका इन्फिनिटी होगा। अब इसमें एक लास्ट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ एफ और पी के बीच में रखेंगे। देखो रूल्स हमें वही लगाने हैं, हम लाएंगे इस तरह से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, देन ये इस तरह से फोकस से होके पास हो जाएगा, फर्स्ट रूल। उसके बाद हमें वही सेकेंड रूल फिर से लगाना है कि हम इस पोल के पास लाएं एंड देन ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर यहाँ पे हुआ। अब ये दोनों जो रेज हैं ये इधर मीट नहीं होंगे, इधर ये मीट होंगे ही नहीं, तो इसमें क्या होगा एफ और पी में कि हम इसमें इमेजिन करेंगे क्योंकि ये दोनों जो रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो आपस में कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये कुछ इस तरह से आगे इधर बढ़ रही होंगी और ये इधर कुछ इस तरह से आगे इस तरह से बढ़ रही होंगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इधर की ओर बढ़ रही होंगी और ये कुछ इस तरह से बढ़ रही होंगी। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इमेज होगी कुछ इस तरह से आगे इधर की ओर बढ़ेगी, इस तरह से आगे बढ़ेगी, जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा। तो मिरर के इधर बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कल्पना किए, एक इमेजिनेशन किए, ठीक है, महसूस हुआ कि यहाँ पे बनेगा इमेज। और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, इरेक्ट दैट मीन्स कि ये इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट के सीधी बनी है, दैट इज इरेक्ट। ओके, तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो पोजीशन का है, तो पोजीशन देखो इमेज का जो पोजीशन है इस मिरर के इधर है, तो मिरर के इधर हम इसको कहते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड मिरर। और नेचर वही है वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर हम इसके हाइट का बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है, इसका बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, इनलार्ज्ड हो जाएगा। सो ये यहाँ पे इसकी जो इमेज फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके यूजेस को हम एक एक करके देख लेते हैं। सो कॉनकेव मिरर का अगर हम यूज़ का बात करें तो फर्स्ट में दिया गया है कि यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो इसका यूज़ डेंटिस्ट करते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो करते हैं, ताकि जो दांत हैं वो बड़ा देख सके। सेकेंड है यूज्ड फॉर सेविंग टू सी लार्जर इमेज।
इसका यूज़ सेविंग के लिए दौरान भी किया जाता है ताकि जो इमेज है वो बड़ा दिखे। थर्ड में है यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम सौर भट्टी कहते हैं। जो सूर्य की रोशनी है उसको हम एक पॉइंट पर करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। एक पॉइंट पे सूर्य की जो रोशनी होगी उसको एक पॉइंट पे करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में यूज़ दिया गया है टॉर्चेज या फिर सर्च ऑफ लाइट व्हीकल्स के हेडलाइट्स में भी हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं ताकि जो उनकी बीम ऑफ लाइट हो सके वो पावरफुल हो सके, मजबूत हो सके। सो कॉनकेव मिरर का जो भी यूजेस था वो ख़त्म कर लिए हैं हम। आगे हम कॉन्वेक्स मिरर को लेके अब समझेंगे। सो कॉन्वेक्स मिरर, इसका फिगर यहाँ पे आप देख ही सक रहे हो। तो इसमें भी इसी तरह से ये वाला हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, सेंटर अब इस बार क्या है, इधर है, ठीक है। ये इस तरह का एक स्फीयर से बना हुआ है तो सेंटर अब इधर होगा। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी रेडियस होगा। देन यहाँ पे P और C के बीच में, यहाँ पे मिडिल में, मिड पॉइंट में F है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि हमने अभी कॉनकेव में देखा। P और इस F के बीच का जो दूरी है होगा वो स्मॉल f होगा, ठीक है। ये वाला तो खैर प्रिंसिपल एक्सिस है ही है। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। अगर हम इसके रूल्स का बात करें तो बिल्कुल उसी तरह का इसमें भी कुछ रूल्स है, 4 रूल्स इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट रूल ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे आता है तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाता है। उसमें क्या होता है, कन्वर्ज हो रहा था, इसमें डाइवर्ज हो जाता है, जो रे है वो दूर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होकर ये डाइवर्ज हो गया, यहाँ से आया ये इधर चला गया, ठीक है, ये दूर चला जाता है। लेकिन हम इसमें इस तरह से एक सोचते हैं, या एक तरह से हम बोल सकते हैं थिंकिंग करते हैं कि जो इमेज है वो इस तरह से फोकस से होके पास कर रही होंगी। तो इसमें हम देख लिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, डाइवर्ज होके ये फोकस से होके पास हुआ। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड रूल का बात करें तो सेकेंड रूल में दिया गया है कि जो रे है वो फोकस से पे आने का कोशिश करेगा, ठीक है, फोकस से पास होने का इस तरह से कोशिश करेगा, बट ये यहाँ पे पढ़ने के बाद इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन हाँ, ऐसा महसूस होगा कि फोकस से ये पास कर रहा है, ओके। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। सिंपल वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकस से पास होगा, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। देन फोकस से पास होने का के लिए आएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 3 को देखते हैं। तो वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा इस तरह से, देन इसी के थ्रू ये वापस चला भी जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा उसी रेज में। तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि हमने कॉनकेव में देखा, बस उसमें क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था और उसमें हम महसूस नहीं कर रहे थे। जैसे इसमें महसूस करेंगे क्या, जो रेज है वो इधर आ रहा होगा, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और रूल नंबर 4 भी उसी तरह से है। यहाँ से इस तरह से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, मतलब एक इंसिडेंट रे आया, देन यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही होगा, एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। चलो यहाँ तक हम सो रूल्स को समझ लेने के बाद अब हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। उसमें हमने 6 केजेस देखे हैं, इसमें हमें केवल 2 ही इमेज फॉर्मेशन करना है, ज़्यादा नहीं है। और दोनों ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट होगा, इसमें रियल और इन्वर्टेड कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो अभी रूल हम देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो ये यहाँ पे डाइवर्ज हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि फोकस से पास हो रहा होगा। इसी तरह से इन्फिनिटी पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसी तरह से ये डाइवर्ज होते रहेगा और फोकस से इस तरह से पास होते रहेगा। कहीं से भी आप इन्फिनिटी से रख लो, ये इधर की ओर इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, इधर से पास होगा। सो यही जो फिगर है यहाँ पे भी हमने ड्रॉ कर रखी है ताकि आपको साफ साफ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम बात करें तो जो पोजीशन बनता है वो एफ में बनता है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से आया था ऐसे ये डाइवर्ज हो गया था, देन यहाँ पे हम एक इमेजिन किए कि ये फोकस से होके पास करेगा, देन ये इधर से आया था, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, यानी डाइवर्ज हो गया। तो ये वाला जो हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि फोकस से होके पास हो रहा होगा। यही है फर्स्ट रूल, हम यही पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास आएगा, देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसा महसूस होगा कि ये फोकस से होके पास हो रहा होगा। सो इमेज कहाँ बना, इस फोकस के पास। सो पोजीशन एट एफ, ठीक है, फोकस के पास। नेचर क्या होगा, तो इधर बन रहा है तो वर्चुअल और इरेक्ट। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज, तो पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटा है, इसको हम डिमिनिश्ड भी कहते हैं,
अब सेकेंड नंबर में इसमें दिया गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और P के बीच में रख रहे हैं। इन्फिनिटी आप इधर समझ लो और P इधर है, तो इन्फिनिटी और P के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, फिर से हम वैसे ही करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के इधर एक हम लाइट रेज लाएंगे, फिर से ये डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होने के बाद फिर से ये फोकस से ही पास होगा। ओके, और दूसरा कंडीशन में हम इसमें इस बार यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, इस पोल के पास से। देन ये फिर से इस तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब महसूस होगा कि जो रेज है कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इमेज अब यहाँ पे बनेगा इस वाले पॉइंट में। तो इस फिगर में अब यहाँ पे देख लो अब, ठीक है, यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से ये महसूस हुआ कि ये इधर से जो है कुछ इस तरह से फोकस से पास कर रहा है। देन दूसरा रूल, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इधर डाइवर्ज हो गया, ठीक है, ऐसे आया, इधर डाइवर्ज हो गया। तो यहाँ से हम ऐसे सोचें कि इधर से ये पास हो रहा होगा। सो इमेज हम लोग का इस वाले पॉइंट पे बना है। तो इसमें अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो बड़ा है और इमेज का जो हाइट बना है वो छोटा बना है। और यहाँ पे कहाँ पे बना है, जो इमेज बना पोजीशन है बताओ किस पॉइंट पे बना है, तो बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। नेचर का बात करें तो इस साइड में बना है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। हाइट का बात करें तो ऑब्जेक्ट से छोटा है, दैट इज़ की स्मॉल है। तो कॉन्वेक्स मिरर का भी आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम इसके यूजेस को देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज़ हैं। सो इसका यूज़ किया जाता है रियर व्यू मिरर के रूप में, हम व्हीकल्स में इसका यूज़ करते हैं। जैसे गाड़ियों वगैरह में अगर आप देखते होगे कि उसमें जो मिरर लगा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम किसी बड़े एरिया को किसी छोटे से एक मिरर से ही हम देख पाते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है कि इट ऑलवेज गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो फर्स्ट तो ये यूज़ हो गया आपका रियर व्यू मिरर का, कि एक तो इसमें हमें सीधा और छोटा इमेज बना के देता है, ठीक है, छोटा इमेज बना के देगा तो हम ज़्यादा एरिया को देख पाएंगे। सो वही दिया गया है कि इट ऑल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू लार्जर एरिया, क्योंकि छोटा इमेज बना रहा है, तो छोटा इमेज बना रहा है तो बड़े एरिया को वो देख सकता है। और सीधा बना रहा है तो ये भी एक यूज़ हुआ। सेकेंड में है कि यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। इसका यूज़ शॉप्स वगैरह में भी एक सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे किसी किसी शॉप्स में अगर आप देखते होगे कि जो दुकान का मालिक होता है, मान के चलो यहाँ पे एक मालिक है जो बैठा हुआ है, लेकिन पीछे वो अपनी सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, तो वो क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, जिससे कि ये क्या करेगा, इस कॉन्वेक्स मिरर से इसके पीछे में जो भी चीज़ें हो रही होंगी एक छोटे से जगह में भी ये पूरे एरिए को ये देख सकता है। तो शॉप्स में भी इसका यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी मिरर के रूप में। नेक्स्ट आगे है यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न, यानी कि तीखी जो मोड़ होती है उसमें भी इसका यूज होता है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एक मोड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे भी एक रोड है, यहाँ पे एक मोड़ है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है ताकि इधर से आने वाले लोगों जो भी आएंगे वो इधर जो भी इधर से आ रहे हैं उनको देख सकते हैं, चाहे इधर से जो भी लोग आएंगे इधर वो इस कॉन्वेक्स मिरर से देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा एरिया को इधर देख सकता है। ओके, चलो ये हो गया। चलो नेक्स्ट आगे दिया गया है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन को समझेंगे एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ओके, सो इसमें साइन कन्वेंशन में कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। साइन कन्वेंशन को समझना बहुत आसान है, बस अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है तो आपका बस इसमें वही यूज़ होगा। ये इसको आप समझ लेना एक्स एक्सिस और इसको समझ लेना वाई एक्सिस, और आपको पता होगा कि इधर वाला जो होता है वो नेगेटिव में होता है और इधर वाला जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। इसी तरह से ऊपर वाली जो चीज़ें होती है वो पॉजिटिव में होती है और नीचे वाली जो भी चीज़ें होती है वो नेगेटिव में होती है। तो आपके यहाँ पे जो साइन कॉन्वेंशनल रूल है बस वही है। दिया गया है कि लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन दैट इज वाई एक्सिस, इसको हमने अभी समझा था वाई एक्सिस, आर टेकन नेगेटिव, यानी कि इस वाई एक्सिस के जो लेफ्ट साइड में इधर जितनी भी होंगी जो भी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव में होंगी, ठीक है, वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। इस साइड वाला पॉजिटिव में होगा, नीचे वाला नेगेटिव में होगा, देन ऊपर वाला पॉजिटिव में होगा। इसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली जो हमने अभी इमेज के डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, चाहे उसके हाइट,
इस सब के बारे में पढ़ा, फोकल लेंथ, तो वही नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे। न्यूमेरिकल्स का हम यहाँ पे कुछ आपको बताने जा रहे हैं, तो वो आप लोग जब बताएंगे तो वो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन सिर्फ लिखना होगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। बस आप लोग इतना समझो कि ऊपर वाला जो होता है इधर वाला ये पॉजिटिव में होगा, नीचे वाला नेगेटिव में होगा, फिर इधर नेगेटिव होगा, फिर इधर पॉजिटिव होगा। आगे हम लोग मिरर फॉर्मूला में आ जाते हैं और इसको समझते हैं। देन इसमें जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है, जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसको हम समझ लो आप बस। सो मिरर फॉर्मूला रिलेशन बनाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ की u, इमेज डिस्टेंस दैट इज़ v एंड फोकल लेंथ दैट इज़ की f। इन सब के बीच में एक रिलेशन बनाता है। तो मिरर फॉर्मूला बस यही है, 1/f इज़ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें से ये f क्या है तो फोकल लेंथ है, v क्या है तो इमेज डिस्टेंस है, u क्या है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इसमें सबसे बड़ी लोचा ये हो जाती है कि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि f को कब हम नेगेटिव में लिखें, v को कब हम नेगेटिव या पॉजिटिव लिखें, u को कब हम नेगेटिव पॉजिटिव लिखें, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो वो वाली कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स के रूल्स लिख दिए हैं, इसको याद रखना, बाकी आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स चुटकियों में बन जाएगा। सो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स का बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ की u हमेशा नेगेटिव होता है। u जब भी आप लो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो हमेशा आप नेगेटिव में लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया गया है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, इसमें hi लिख दिया है, इसमें hi मत लिखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात किया गया तो ho लिखना, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा जो आपकी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव में होगी। तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी किधर होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट भी इधर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो मिरर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो डिस्टेंस तो माइनस में होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी यहीं पे होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा ये ऐसे होगा, सीधा होगा, यानी कि ऊपर की ओर होगा। तो अभी मैंने बताया कि ऊपर की ओर जो रहेगा वो वाई एक्सिस मान के चलो ये है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में हुआ। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव में और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, इससे मैटर नहीं करता है। अब इमेज डिस्टेंस में आते हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो दिया गया है कि इमेज डिस्टेंस भी इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए याद रखना कि जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। अब इसको हम इस एक वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि ये देखो कॉन्वेक्स मिरर था, तो जो भी कॉन्वेक्स मिरर में हम देखे थे कि इमेज फॉर्मेशन हुआ था तो इस साइड हुआ था, और इस साइड में इमेज फॉर्मेशन होने का क्या मतलब हो गया कि जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर हम यहाँ पे इसको एक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह समझे, जो कि एक्स एक्सिस इधर हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। देख लो वही है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में देखो पॉजिटिव लिया गया है। अगर हम कॉनकेव का बात करें तो कॉनकेव में क्या होगा, तो कॉनकेव में बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर इमेज डिस्टेंस भी इज पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर जैसे ये हो गया कॉनकेव मिरर, तो इस कॉनकेव मिरर के बिहाइंड, बिहाइंड कहने का मतलब है इस साइड, तो इस साइड जब भी रहेगा तो वही रूल है, इस साइड रहेगा तो इधर पॉजिटिव है, तो भी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर हम इन फ्रंट का बात करेंगे, जब भी इन फ्रंट का बात होगा, इन फ्रंट का बात होगा कॉनकेव मिरर में, तो इन फ्रंट इधर हो गया, ठीक है, तो इधर आया, दैट मीन्स कि इधर क्या होगा, ये नेगेटिव में होता है एक्स एक्सिस में, तो इन फ्रंट में होगा कॉनकेव मिरर में नेगेटिव, भी का वैल्यू मतलब भी की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, और बिहाइंड द मिरर बोला जाएगा तो भी की वैल्यू पॉजिटिव में हमेशा लेंगे। अगर हम इमेज का बात करें तो अगर इमेज इरेक्ट है, इमेज अगर इरेक्ट है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव में होगा। इरेक्ट होने का क्या मतलब हो गया कि इस साइड में बनेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। इमेज अगर इस साइड बन रही है तो वो सीधी बनेगी, सीधी बनेगी तो वो पॉजिटिव होगी ऊपर की ओर, ठीक है। ऐसे भी इधर वाला क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। और इसमें दिया गया है कि इफ़ इमेज इज इन्वर्टेड, अगर इमेज उल्टा बने, नीचे की ओर बने, तो नीचे वाला नेगेटिव में होता है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो।
वहीं अगर हम फोकल लेंथ का बात करें तो कॉनकेव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ यानी कि जो एफ की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये अगर कॉनकेव मिरर हमने यहाँ पे लिया हुआ है तो फोकल लेंथ किधर होता है, यहाँ पे एफ की वैल्यू होती है तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक होता है, तो इधर वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो इधर होता है। सो इस वजह से इधर वाली साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस की इधर वाली साइन पॉजिटिव होती है। सो इस वजह से कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ यानी एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आगे हम न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे तो और अच्छे से वहाँ पे क्लियर होगा। सो देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, इसको हम समझ लेते हैं। दिया गया कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर निगेटिव में क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉनकेव मिरर का बात किया जा रहा है। तो कॉनकेव मिरर में अभी हम ऊपर में आप लोग को बताएं कि जो कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर है यहाँ पे, तो ये कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, इसको नहीं देखना, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है। सो देखो इस वजह से हमने यहाँ पे जो फोकल लेंथ को लिया हुआ है नेगेटिव में लिया हुआ है। एक बार हमने यहाँ पे और लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ का मिस्टेक यहाँ पर भी वही हुई है क्योंकि उसी का यहाँ पे ये एक फोटोकॉपी हो गया है। सो यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव में हो गया -20 सेंटीमीटर। देन इसके बाद आगे और क्या दिया गया है, तो फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालने के लिए बोला गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि यू का वैल्यू निकालना है। फ्रॉम द मिरर शूट 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ से डिनोट कर दिए 4 सेंटीमीटर। बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो इमेज का डिस्टेंस दिया गया है 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ वी का वैल्यू दे दिया गया है। तो अब ये हम नेगेटिव में क्यों लिखे हैं, ये नेगेटिव में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट अभी बताए थे कि इस साइड होता है इन फ्रंट और इस साइड होता है बिहाइंड। तो जब भी इन फ्रंट का बात आएगा तो हमेशा आपको नेगेटिव में लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बी का वैल्यू नेगेटिव में लिया हुआ है। अब चलो इसको हम पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। सो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमने यहाँ पे f का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके बाद हम ये जो यहाँ पे पूरा टर्म था हम इस साइड ले आए और ये जो 1/-20 था इसको हम यहाँ पे कर दिए। देन ये जो 1/-30 था ये इक्वल टू से इस साइड आया तो यहाँ पे प्लस था तो इधर आया तो ये माइनस हो गया। चाहे आप डायरेक्ट इसको माइनस माइनस यहाँ पे इस तरह से प्लस भी इस तरह से लिख सकते थे, यहाँ पे देखो प्लस है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 का टेबल में 60 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 3 1 जा 3 हो गया तो यहाँ पे 3 हो गया। माइनस है, माइनस हम रहने दिए यहाँ पे। देन यहाँ प्लस है, प्लस रहने दिए। 30 का टेबल 62 बार में आया, 2 1 जा 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करने आता ही होगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। माइनस प्लस माइनस कर लो तो ये 3 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यू का वैल्यू -60 आ गया। तो अभी देखो मैंने क्या बताया था कि u हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो। सो u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। सो लिख दिए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट यानी कि मिरर के इस साइड में। ठीक है, इस मिरर के इस साइड में, दैट इज इन फ्रंट। इधर रहता तो बिहाइंड लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला गया है कि साइज ऑफ द इमेज निकालो। तो इमेज का साइज निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन के बारे में समझना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन को लेके यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। तो ये क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रेशियो होता है इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का। सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लिख लिए। हाइट ऑफ द इमेज यानी कि HI, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज HO। इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज -v/u, यानी कि माइनस v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। m इज इक्वल टू यहाँ पे HI/HO एंड m इज इक्वल टू -v/u। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैग्निफिकेशंस के रूल भी हैं, ये भी याद रखना कि अगर m का वैल्यू 1 के इक्वल है, अगर मैग्निफिकेशन 1 आ जाए
तो उस कंडीशन पे हम समझते हैं कि जो इमेज होगा वो सेम साइज़ होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ में होगा। यानी ऑब्जेक्ट का अगर मान के चलो 5 सेंटीमीटर हाइट है तो इमेज का भी जो हाइट होगा वो भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 आया तो। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आ जाए, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आ जाए तो जो इमेज बनेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, इमेज जो होगा वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो m का वैल्यू क्या था, HI/HO। इसको एक एग्जांपल की तरह समझ लो। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मान के चलो 2 ले लिया गया, तो ये HO क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो HI का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2HO। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो HI है उसका वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी मैग्नीफाइड हो रहा है। सो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे कि अगर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा 1 से हम ज़्यादा लिए थे वो, तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर m का वैल्यू 1 से छोटा आ जाए तो जो इमेज होगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, लेकिन हमेशा इसको याद रखना कि नेगेटिव में मत लेने लग जाना कि अगर नेगेटिव में -2 आ गया, जैसे सपोज करो कि m का वैल्यू यहाँ पे नीचे हम देखेंगे कहीं, m का वैल्यू अगर -2 आ गया तो इसमें हम क्या समझेंगे कि क्या ये मैग्नीफाइड हुआ है या डिमिनिश्ड हुआ है। आप बोलोगे सर ये 1 से तो छोटा है तो ये डिमिनिश्ड हुआ है। नहीं, ये डिमिनिश्ड नहीं हुआ है, ये मैग्नीफाइड हुआ है। निगेटिव पॉजिटिव से आपको यहाँ पे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इंडिकेट करेगा कि वो वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है। अगर निगेटिव आई है तो वो रियल होगी और पॉजिटिव आई है तो वो वर्चुअल होगी। ठीक है, और m से अगर यहाँ पे कम कहने का बात अगर आ रहा है तो m से कम कहने का मतलब क्या होगा, जैसे 0.5 या फिर 0.4 इस तरह से रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, तब वो डिमिनिश्ड होगा। नेगेटिव वाला कभी भी आप उसको डिमिनिश्ड के गिनती में मत करना। ठीक है, नेगेटिव एंड साइन, पॉजिटिव साइन ओनली इंडिकेट्स वो रियल है या फिर वर्चुअल है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पे वही जो क्वेश्चन था वही हमने लिया हुआ है। हमने इससे पहले u का वैल्यू -60 निकाल के रखा था, v का वैल्यू हमने यहाँ से ऑलरेडी -30 पहले से लिख के रखा हुआ है। देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देख लो, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो था वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया था कि कैलकुलेट द साइज़ ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज की जो साइज़ होगी यानी जो हाइट होगी वो हमें निकालनी थी। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमने जो 2 फॉर्मूले पढ़े थे इन फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जो भी वैल्यू हमने ऊपर में अभी देखा, यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू, यहाँ पर हमने अभी जो भी वैल्यू देखा u, v और HO का हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो HI के जगह पे हम यहाँ पे HI रहने दिए, HO के जगह पे जो वैल्यू यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे देख लो HO की जगह 4 है, हम यहाँ पे पुट कर लिए। देन यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिए। आगे v है तो v का वैल्यू -30 है, यहाँ पे पुट कर दिए। u का वैल्यू -60 है, हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद बस कैलकुलेशन ही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 30 और ये -60 हो गया। देन यहाँ से आप चाहो तो 0 0 कैंसिल कर सकते हो, 3 का टेबल में 6 2 बार में आ गया, और इसके बाद 2 2 जा 4 काट भी सकते हो, तो HI बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आया है इस तरह से जब काटोगे तो HI बराबर यानी हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू -2 आया। तो देखो यहाँ पे जो माइनस आया, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस बस इतना ही इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। ठीक है, जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। यही अगर पॉजिटिव में आता तो हम क्या समझते कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। ठीक है, नेगेटिव कहने का मतलब क्या, रियल बनेगी और उल्टी बनेगी यानी कि इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पूरा पढ़ेंगे। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।